अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और अभी मैं मॉडल पेपर जो 2021 के एग्ज़ाम्स के थे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, तो उसको वैसे मैंने इससे पहले भी एक बार सॉल्व करवा दिया है, बट उसमें शायद वो फ़ॉन्ट का इशू था कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा था उसमें। तो यहाँ पर मैं एक न्यू सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को वो इशू था वो इशू यहाँ पर रिज़ॉल्व हो जाए। तो 85 मार्क्स का पेपर आपके पास है, टोटल 2 घंटे आपके पास हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर के लिए 43 MCQs हैं, 43 मार्क्स के सबके आंसर देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इनऑर्गेनिक से 6 हैं, ऑर्गेनिक से 6 हैं, और आंसर आपको 5 के देने हैं और मार्क्स 25 हैं। डिटेल क्वेश्चन आंसर इनऑर्गेनिक के 2 हैं, ऑर्गेनिक के 2 हैं, टोटल 4 हैं, और आपको आंसर जो है वो 2 क्वेश्चंस के देने हैं। इस तरह से इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का है। इस तरह ओवरऑल आपके जो है वो 85 मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले तो आपके पास MCQs है 43 क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद होंगे, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो फर्स्ट MCQs है द एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 5A एंड पीरियड थर्ड इट्स एटॉमिक नंबर इज डैश। तो वो अगर पीरियड थर्ड में और ग्रुप 5 में मुझे हमारे पास एलिमेंट होता है, तो वो हमारे पास होता है फास्फोरस, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो ये फर्स्ट का जो है वो 15 जो है वो करेक्ट आंसर है। सेकेंड है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5 या डैश इन नेचर। 5 ग्रुप के हाइड्राइड्स आप जानते हैं कि वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे अमोनिया वगैरह वो बेसिक होता है, ठीक है। 4A के न्यूट्रल होते हैं, 6A के एसिडिक होते हैं, और 7A के भी एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया बेसिक। थर्ड है पोटेशियम एंड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो सूरत में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जिसका फॉर्मूला KO2 होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ, लिथियम हैज़ मैनी सिमिलरिटीज़ टू इट्स डायगोनल नेबर इन बेरिलियम फैमिली। तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कि वो किससे निकलेगा, वो एल्यूमिनियम से निकलेगा। तो लिथियम लिथियम हैज़ मैनी सिमिलरिटीज़ टू इट्स डायगोनल नेबर इन बेरिलियम फैमिली। तो Al नहीं होगा यहाँ पर, दिस शुड बी मैग्नीशियम Mg। तो लिथियम की ज़्यादातर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो उसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ होंगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो करेक्ट आंसर होगा Mg, ठीक है, क्योंकि डायगोनल में इसका यही आएगा। फिफ्थ है लिथियम प्लस कपल्स हैज़ एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वैल्यू ऑफ, उसकी जो हाइड्रोजन एंथैल्पी की लार्ज वैल्यू होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। सिक्स, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड ड्यू टू। एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, बिकॉज वो एक ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो जब एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, जो फर्दर उसको ऑक्सीडेशन से रोक देती है। सेवन्थ है ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A, जबकि बी एलिमेंट है ग्रुप 5A का। ए और बी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो ए ग्रुप 3A का एलिमेंट है, +3 वैलेंसी है, बी ग्रुप 5A का एलिमेंट है, -3 वैलेंसी है। तो जब हम ए और बी की बात करें तो ए के ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाएगा +3, और बी के ऊपर चार्ज आएगा हमारे पास -2, 5A ग्रुप का है तो -3, तो +3 -3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ए भी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ है द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 इज़ यूज्ड इन। तो एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको हम लोग थर्माइट कहते हैं, और ये थर्माइट प्रोसेस कहलाता है। तो थर्माइट प्रोसेस जो हमारे पास है तो वो एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की जो है वो उसमें होता है, रिएक्शन में होता है। तो यहाँ Fe2O3 और एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन बनेगा, और हाई एनर्जी लिबरेट होती है, जिसको हम वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाइन्थ है दिस एलिमेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कौन सा एलिमेंट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, इनमें से ऑक्सीजन। तो जो हैलोजेंस होते हैं आयोडीन, जैसे ही हमारे पास सॉलिड होता है तो आयोडीन इज़ द करेक्ट आंसर। टेंथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +1।
कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s1 3d10, और जब +1 चार्ज होगा तो क्या होगा, इस S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। तो S से जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा तो ये 4s0 3d10 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 4s0 3d10। 11th है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन दिस कंपाउंड इज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई प्लेटिनम का इस कंपाउंड के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, नंबर ऑफ लोन पेयर्स गिवन बाय लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। लोन लिगेंड्स जितने भी लोन पेयर्स देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ क्लोरीन एक देते हैं तो 2 क्लोरीन जो है वो 2 दे देंगे, ठीक है, और एक ही N 2 देता है तो 2 4 दे देंगे। तो टोटल 6 हमारे पास जो है वो इसके जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, और 6 जो है ना वो कह लें कि दे सकते हैं लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट 12th है ओनली वन ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो ओबेस मार्कोनिकोफ रूल ऑन रिएक्शन विथ HCl। मार्कोनिकोफ रूल को कौन फॉलो करेगा, जो आसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। तो ये पहला वाला आसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो ये हमारे पास मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा। 13th है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड। डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वैसे तो अल्कीन्स कहलाता है, अल्कीन्स के दूसरा नाम होता है ओलेफिन। तो ओलेफिन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और फर्दर मैंने यहाँ पर जो है वो पैराफिन ओलेफिन से सबकी डिटेल्स वगैरह लिख दी हैं। तो आप यहाँ से जब PDF जो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसकी फर्दर डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। 14th द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड। कार्बन जो सेल्फ लिंकेज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटेनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन और रिंग बनाते हैं कार्बन के एटम्स। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, कैटेनेशन। 15th MCQ है इन इथाइन ईच कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज्ड। आप जानते हैं इथाइन के अंदर जो है वो दोनों कार्बन एटम्स जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वो sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो sp इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16th है व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल इट पोलीमराइजेस टू। 3 इथीन के मॉलिक्यूल हैं, जब वो पोलीमराइज होते हैं या ट्राइमराइज होते हैं जो है वो ऑर्गेनोनिकल के ट्यूब के अंदर, तो फिर वो बेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो बेंजीन असल में एक ट्राइमर है इथाइन का। 17th है एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज। एरोमेटिक कंपाउंड सूटी फ्लेम के साथ किस वजह से जलते हैं, इस वजह से क्योंकि उनके पास हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। परसेंटेज की कार्बन की एक बड़ी परसेंटेज जो है वो मौजूद होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। जैसे हम बेंजीन की बात करें तो C6H6 उसका फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसमें 1:1 का रेशियो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर। 18 दिस गैस इज़ यूज फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट्स को पकाने के लिए इथीन गैस जो होती है वो फ्रूट्स की रैपनिंग के लिए या फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 19 फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू। फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन इसलिए नहीं करता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, चूँकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो क्या आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, ये फॉर्मल्डिहाइड है और उसका फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ चूँकि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ये एसिटाल्डिहाइड जो होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलो करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन करने के बजाय कैनिजारो रिएक्शन को प्रीफर करता है। 20 है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑलिगोसैकराइड। चैप्टर 10 से ये MCQs आए। आप जानते हैं ऑलिगोसैकराइड्स किसे कहते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो माल्टोज यहाँ पर एक जो है वो ऑलिगोसैकराइड होता है जो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। जो सक्रोज का पॉलीमर भी होता है ये, सॉरी सक्रोज का आइसोमर होता है ये। 21 दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन ट्रीट विथ मीन सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, एसीटोन देगा। एसीटोन जब सोडा ऐश और आयोडीन से रिएक्शन करता है तो सूरत में क्या होता है, हमारे पास आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। आयोडोफॉर्म होता है CHI3 येलो क्रिस्टल्स इसके बनते हैं हमारे पास। तो एसीटोन इज द करेक्ट आंसर। 22 है द बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर एनी डेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो बॉडी में लिवर के अंदर जिगर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है फास्टिंग या सिकनेस में, जो बाद में हाइड्रोलाइज हो रहा होता है, तो वो किस फॉर्म, ग्लाइकोजन में होता है। तो वो लिवर के अंदर ऐसा होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लिवर। चैप्टर 10 से MCQs है। लिवर के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होता है, जो आपको फास्टिंग या इलनेस में एनर्जी प्रोवाइड करता है हाइड्रोलाइज होकर। 23 द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डैश। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
क्योंकि आप जानते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है CFT, और CFT के लिहाज से जो D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो T2G और EG ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। फिर क्या होते हैं, T2G से EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करते हैं, फिर वापस आते हैं। इसी एक्साइटेशन की वजह से क्या होती है, या इसी DD ट्रांजिशन की वजह से क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। 24 है लाफिंग गैस इज केमिकली डैश। लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, लाफिंग गैस होता है N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास लाफिंग गैस होता है N2O। 25 विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3 चार्ज से आप जानते हैं 3A ग्रुप के एलिमेंट सिर्फ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, और 3A ग्रुप का एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर। 26 है नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर डैश। नेल्सन सेल के क्या बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो नेल्सन सेल इस्तेमाल किया जाता है, दो चीज़ें बनाते हैं, क्लोरीन गैस भी बनाते हैं, NaOH भी बनाते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में क्लोरीन है तो क्लोरीन को टिक कर देंगे, तो चैप्टर 4 से है ये। ठीक है, तो नेल्सन सेल को हम, ये नेल्सन सेल यहाँ पर मौजूद है, इससे हम क्लोरीन बनाते हैं, और कार्बन एनोड पर जो है वो क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास जमा होता है। ठीक है। 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कीन अर्थ मेटल। कौन सा एलिमेंट अल्कीन अर्थ मेटल से नहीं है, तो ये अल्कीन अर्थ मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ पर जो लेड है ना वो अल्कीन अर्थ मेटल नहीं है, क्योंकि लेड 4A ग्रुप से बिलोंग करता है, 2A ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। 28 है द हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज डैश। कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है। कार्बन आप देख सकते हैं इसमें कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बना होता है। अब जो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो फिर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा sp2। 29 है बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, ये किसका कॉमन नेम है, तो ये हमारे पास कॉमन नेम होता है मस्टर्ड गैस का, जो एक पॉइजनस गैस है। मस्टर्ड गैस का जो कि एक पॉइजनस गैस है, वर्ल्ड वॉर 1 में जिसको इस्तेमाल किया गया था। ये चूँकि फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये अल्फ़ा है, दिस इज़ अल्फ़ा डैश, और ये बीटा है तो ये बीटा डैश, इसलिए हम इसको बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड फुल फॉर्म में कहते हैं किसको, मस्टर्ड गैस को, जो वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल की गई थी, द टॉक्सिक गैस, जो कि स्किन पर अफेक्ट करती है। 30 द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज ड्यू टू द साइन ऑफ। जब डबल बॉन्ड आते हैं किसी कंपाउंड में तो वो किसका साइन होता है, अनसेचुरेशन का, कि कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। 31 है द बेंजीन मॉलिक्यूल्स कंटेन डैश। बेंजीन के मॉलिक्यूल में कितने हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, तो वैसे तो चार डबल बॉन्ड होते हैं, ना 2 ना 1, डबल बॉन्ड 3 होते हैं, लेकिन उसके अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। 32 है बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। बेंजीन क्या नहीं कर सकता, तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन भी करता है, एडिशन भी करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है, सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो बेंजीन अंडरगो नहीं कर सकता। 33 एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय। ये चैप्टर 9 से आया आपके पास कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन करने से। जब ऑक्सीडाइज कर, डबल ऑक्सीडेशन होती है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड बनेगा, सेकंड उसके बाद ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 34 इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, क्योंकि BF3 एक इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होते हैं, तो BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वह इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा ना कि न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए BF3 एक न्यूक्लियोफाइल होने के बजाय एक इलेक्ट्रोफाइल है। 35 है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़ यूज टू मेक डिज़ाइन ऑन ग्लास सरफेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम एचिंग कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 36 है द पॉलीमर नेम बेकलाइट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड, तो फॉर्मेल्डिहाइड और इसके अलावा फिनॉल, इन दो चीज़ों का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है हमारे पास बेकलाइट, जो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 37 EDTA इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड। EDTA एथिलाइन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ये किस तरह का लिगेंड है, ये हमारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट क्यों, इसकी डेंसिटी 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, एक यहाँ से नाइट्रोजन से देगा, दूसरा इस नाइट्रोजन से देगा, बाकी तीसरा ये नेगेटिव चार्ज, फिर चौथा ये नेगेटिव चार्ज, फिर पाँचवा ये नेगेटिव चार्ज, और छठा ये नेगेटिव चार्ज। तो EDTA का पूरा स्ट्रक्चर है, और आप देख सकते हैं EDTA 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट्स वाई एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। 38 दिस एलिमेंट हैज़ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, कौन सा एलिमेंट, सीजियम कर सकता है, जो कि साइज़ में सबसे बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है। 39 है अल्कली मेटल्स एक्ट एज डैश। अल्कली मेटल किस तौर पे बिहेव करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स आराम से लॉस कर देते हैं, दैट्स वाई ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। 40 गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग बाय थिन लेयर ऑफ डैश। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या बनता है, जब आयरन मेटल के ऊपर हम जिंक चढ़ा देते हैं,
तो वो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है जो रस्टिंग वगैरह से उसको प्रोटेक्ट करता है। 41 है द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ वाटर मोस्ट शेल एन। तो मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन के साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा मेटल होगा। 42 है टोलेंस रिएजेंट इज डैश। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है या डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड होता है। तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है टोलेंस रिएजेंट। 43 एसीटोन इज फाउंड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। सेकेंडरी अल्कोहल के जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है? एसीटोन बनता है। जैसे यहाँ ये देखें, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, इसके दो तरफ रेडिकल्स अटैच्ड हैं। तो जब हम जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ H+, तो क्या होता है हमारे पास एसीटोन की जो है वो फॉर्मेशन होती है जो कि कीटोन है। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन ए के सारे MCQs यहाँ पर हमारे पास थे। सेक्शन बी जो है वो उसमें हमारे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से करना है और 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से करना है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पोर्शन में अगर आप आएँ तो उसमें एक हमें लिस्ट दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पे कि डोलोमाइट, विदराइट, ब्लू विट्रियोल, पोटेशियम। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मूला लिखना है ए और बी का, इक्वेशन लिखना है सी का अगर उसको 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जा रहा है, और केमिकल फार्मूला लिखना है डी का और उसके 2 इस्तेमालात लिखने हैं। तो ए का और बी का फार्मूला जो है वो ए का फार्मूला डोलोमाइट का ये है MgCO3.CaCO3 और विदराइट होता है BaCO3 बेरियम कार्बोनेट। तो ये इसके आंसर्स हो गए। सी को जब हीट करेंगे ब्लू विट्रियोल को हाई टेम्परेचर पे तो ये अपने सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देगा और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपके पास बच जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ डी एंड आल्सो राइट्स टू यूजेस। तो पोटेशियम का फार्मूला ये यहाँ लिखा हुआ है कि पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट के डबल सॉल्ट होता है ये विद 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस्तेमाल इसका क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं और टैनिंग लेदर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम को। फिर IUPAC नेम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में पूछा गया है ये 4 कंपाउंड्स का। IUPAC नेम्स पर मैंने कंप्लीट एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो फर्स्ट है यहाँ पर देखें तो इसमें पोटेशियम, हेक्सासायानो, फेरेट और 3 ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकल जाएगी क्योंकि ये हमारे पास ये +3 यहाँ पर है और ये -6 हो गया साइनाइड, तो +3 निकलेगी। ये हमारे पास एक आयन है सेकंड पे, टेट्रा हाइड्रोक्सो हो गया। फिर जिंक है, जिंकेट होगा चूँकि नेगेटिव यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है और 2 इस पर चार्ज है और आखिरी में आयन आ जाएगा। थर्ड है तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन भी है और अमाइन भी है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ट्राई अमाइन चूँकि अब यहाँ पर 2005 से पिछला रूल फॉलो किया गया है कि न्यूट्रल लिगेंड नेगेटिव लिगेंड को पहले लिखा जा रहा है, न्यूट्रल को बाद में। ये लिख रहे हैं ट्राई क्लोरो, ट्राई अमाइन, लेकिन 2005 के बाद रूल फॉलो करें तो ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो क्रोमियम 3 इसका नाम होगा। नेक्स्ट है डाई क्लोरो, देन बिस, चूँकि आप ऑर्गेनिक लिगेंड है तो 2 के लिए बिस लिखते हैं, बिस इथिलीन डाइअमाइन जो ब्रैकेट में आएगा, देन निकल और ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन की -2 होती है तो ये +2 हो जाएगी इक्वल टू उधर जाकर निकल 2। तो ये आंसर्स हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड। बाकी इसकी डिटेल समझनी है तो फिर आप इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का मैंने एक लेक्चर बनाया, उसको आप देख लें, चैप्टर 5 में मिलेगा आपको। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, व्हेन हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी प्लेस इन ग्रुप 1A एंड 7A, मतलब क्यों उस ग्रुप 1A और 7A में नहीं रखा जा सकता। 4 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, मतलब डिसिमिलरिटी बतानी है। तो ये 1A में जो है वो क्यों नहीं रखा जा सकता, तो ये 4 पॉइंट्स आ गए कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जबकि 1A ग्रुप के एलिमेंट सारे मेटल्स हैं। हाइड्रोजन एक गैस है जबकि 1A ग्रुप के एलिमेंट सारे सॉलिड हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि 1A ग्रुप के एलिमेंट्स को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं जबकि जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं उसके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। 7A में इसलिए रखा नहीं जा सकता कि हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जबकि 7A ग्रुप के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन का S ब्लॉक एलिमेंट है जबकि 7A ग्रुप P ग्रुप ब्लॉक एलिमेंट, उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन P सब शेल में एंटर होता है। थर्ड है कि ऑक्साइड्स हाइड्रोजन के न्यूट्रल होते हैं जबकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। इस तरह से नेगेटिव आयन H का एग्जिस्ट नहीं करता वाटर में, जबकि 7A ग्रुप का नेगेटिव आयन Cl- वगैरह वाटर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन H- कभी एग्जिस्ट नहीं करता।
क्वेश्चन 2 है ग्रुप और पीरियड बताने हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिए गए। तो 3s2 3p2 का ग्रुप कैसे निकल जाएगा, 2+2 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और p ब्लॉक है तो a हो जाएगा। इस तरह इसमें यहाँ पर 3p और 4s, तो ये ग्रुप 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस शेल 4s है, और फोर्थ पीरियड इसका हो जाएगा, और 1 ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पर देखेंगे तो 4s2 3d1, तो पूरा लेते हैं डी ब्लॉक में, तो 2+1 3 हो जाएगा, और डी ब्लॉक एलिमेंट और 3b। इस तरह से यहाँ हम देखें तो 4s और 4p ये बैलेंस शेल है, तो 5+2 मिलाएंगे, ये 7 हो जाएगा, और p पे ख़त्म हो रहा है, तो p ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, a वाले होते हैं, तो 7 ग्रुप हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 के 4 के आंसर्स हो गए हमारे पास। क्वेश्चन 2 का 5 है सोडियम की एक्सट्रैक्शन बतानी है, चैप्टर 3 का सवाल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल डाउन सेल के थ्रू बतानी है। ये डाउन सेल की ये कंप्लीट जो है वो ये नोट्स मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल चैप्टर 3 के लेक्चर में आप देख लीजिएगा, इस पर मैं नहीं बता रहा चूँकि लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। 2 का 4 6 है कि व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स हैं तो उसके रिएक्शंस हैं। पहला है कि नाइट्रिक एसिड फास्फोरस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो फास्फोरस का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो फास्फोरस का रेस्पेक्टिव एसिड बनता है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी। चैप्टर 4 से ये है इसको इक्वेशन। सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम परऑक्साइड बनेगा, ठीक है, चैप्टर 3 का रिएक्शन है ये, यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 आ रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो COCl2 बनेगा, इसी गैस को हम लोग कहते हैं फॉस्जीन गैस, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड कह सकते हैं, जैसे को हम फॉस्जीन गैस कहते हैं, ये भी एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे, तो यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का और वाटर निकल जाएगा। अगरचे सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस हो गया है हमारे कोर्स में, लेकिन एल्यूमिनियम तो रिड्यूस नहीं हुआ चैप्टर 4 से, तो एल्यूमिनियम से भी ये जो है वो इक्वेशन आई है, एल्यूमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड से जो रिएक्शन हुआ है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, चूँकि कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड कंडीशन में जो है वो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही बनती है। नेक्स्ट इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं, डेफिनेशंस लिखनी है इन 4 की, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, प्लास्टिसाइजर, एरोमेटिसिटी और होमोलोगस सीरीज़ की। तो ये डेफिनेशंस हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है भाई, जिसमें जो हमारे पास जो है वो COCO लिंकेज जो हमारे पास होता है, जिसके थ्रू मोनोसेक्राइड्स जुड़कर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं, तो उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या होता है कि इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक की इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मली इसके लिए हम एस्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, जो ये जब डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन जब आते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, उसके लिए हमारे पास जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए और हकल्स रूल को मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी भी, आप इसको लिख देंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन लिखनी है कि CH2 के फर्क से जो कंप्लीट सीरीज़ चलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। क्वेश्चन 2 का 8 है पोलीमराइजेशन और आइसोमरिज्म डिफाइन करें, और नीचे दिए गए 4 पेयर्स उनको बताने कौन से आइसोमर्स है और कौन से पॉलीमर्स हैं। तो पोलीमराइजेशन आप जानते हैं मोनोमर्स जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन। और आइसोमेरिज्म क्या है कि सेम फार्मूला हो डिफरेंट स्ट्रक्चर और दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। पोलीमराइजेशन, अच्छा आप देखें यहाँ पर तो ग्लूकोज और स्टार्च एक दूसरे के क्या है, पॉलीमर है। ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च होता है, ये दो कंपाउंड से डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल ये दूसरे को आइसोमर्स हैं, और फार्मूला सेम स्ट्रक्चर अलग है। इस तरह एसिटाल्डिहाइड है और ये प्रोपोनोन है, एसीटोन है, ये भी आइसोमर्स होते हैं। विनाइल क्लोराइड और PVC ये एक दूसरे के क्या है, पॉलीमर है। बस आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 2 का 9 है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द फॉलोइंग। प्रिपरेशन हैं 4 ऑर्गेनिक की। पहला है कि इथीन से इथाइल ग्लाइकोल बनाना है, तो इथीन की क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 के प्रेजेंस में, तो आपके सामने ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड इथाइल ग्लाइकोल या 1,2 ईथन डायोल इसको हम कहते हैं, एंटीफ्रीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिनाइल हाइड्रोजन बनाना है फॉर्मल्डिहाइड से, चैप्टर 9 का ये एक है एल्डिहाइड के टॉपिक से। ये फॉर्मल्डिहाइड आपको लेना है और फिनाइल हाइड्राजोन बनाना है, तो फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कर देंगे, दिस इज़ फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन की फॉर्मेशन। अच्छा ये 1 स्टेप में होगा, डबल स्टेप में होगा, एक स्टेप यहाँ पर होगा, फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में वाटर रिमूव होगा और वाटर की ये H और OH यहाँ से रिमूव होगा और वाटर के रिमूवल के बाद डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी और ये हमारे पास ये कंपाउंड बनाएगा, इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन।
तो ये मल्टीपल स्टेप प्रोसीजर है, रिएक्शन है, जो चैप्टर 9 एल्डिहाइड के एडिशन रिएक्शंस में से है, और एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो कि एल्डिहाइड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करते हैं। वाइट सॉलिड बनाना है एसिटाइलिन से, तो ये हमारे पास एसिटाइलिन है जिसको इथाइन कहते हैं। वाइट सॉलिड बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, H हटेगा और दोनों H की जगह पर सिल्वर आ जाएगा, तो ये सिल्वर एसिटिलीड होता है जिसको हम वाइट सॉलिड कहते हैं, और साथ में नाइट्रिक एसिड बनता है। इथेन बनाना है क्लोरोमीथेन से, तो क्लोरोमीथेन का सोडियम से रिएक्शन हम करा देंगे, तो यहाँ पर वुड्स रिएक्शन होगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और ये कपल बन जाएगा CH3 का, तो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये रिएक्शन एनहाइड्रस ईथर या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। इथीन बनाना है इथेन से, तो पहले हम क्या कर लें कि इथेन की क्लोरिनेशन कर दें, तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। उसके बाद इथाइल क्लोराइड की हम क्या कर दें, KOH रिएक्शन करा दें अल्कोहल के प्रेजेंस में, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्लोरीन रिमूव होगा, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये मल्टी स्टेज या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम्स लिखने डिफरेंट, हमारे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। स्ट्रक्चर्स उसके IUPAC नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट वाले का तो हो गया नाम, यहाँ पर अगर जब हम चेन को ओपन करें कंडेंस स्ट्रक्चर है, तो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट है कंडेंसस को इस तरह से ओपन किया स्ट्रक्चर को, और नंबरिंग हमने लेफ्ट साइड से कर दी चूँकि डबल बॉन्ड का प्रियोरिटी है, और 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन 4 आइन इसका नाम हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है इसको फिर से हमने ओपन किया, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब था, एल्डिहाइडिक ग्रुप, यहाँ से नंबरिंग कर दी। ये 3 पर क्लोरो है, 2 पर क्लोरो है, 3 पर मिथाइल है और 1 ब्यूटानल है, क्योंकि 4 कार्बन वाला यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन रही है, और 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ब्यूटानल कहलाता है। नेक्स्ट है कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पर ओपन किया और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर दी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास यहाँ से फंक्शनल ग्रुप तो दोनों तरफ से 3rd पर है, यहाँ से रेडिकल भी करीब है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दी। यहाँ पर 2 डाइमिथाइल आ गया और 3 पर पेंटानोन आ गया, 5 कार्बन वाला कीटोन है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CHI3, तो ये हमारे पास ट्राई आयोडो मीथेन हमारे पास कहलाएगा, या कॉमन में तो इसको वैसे मिथाइल ट्राइयोडाइड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर IUPAC में जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर, ये नंबरिंग गलत हुई भी है, एक ही कार्बन है, तो 1,1,1 ट्राई आयोडो ये हमारे पास मीथेन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का है 11 पार्ट है कि वाई बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्कस असाइलेशन ऑफ बेंजीन विथ मैकेनिज्म। जिसके आंसर आपको जो है वो नोट्स में या बुक में आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन, अब ये कुछ और रिएक्शन से 4 रिएक्शंस दिए गए हैं। एसिटाइलिन का वाटर से रिएक्शन होगा, इथाइन का वाटर से रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड की और प्रेजेंस में, और HgSO4 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे। तो मल्टीपल स्टेज रिएक्शन है, पहले एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है, OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, H यहाँ अटैक करेगा, उसके बाद टॉटोमेरिज्म होगी, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा और H उठकर जो है वो यहाँ CH3 के पास आएगा, तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल बन जाएगा। तो पहले विनाइल अल्कोहल बनेगा, देन इथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड की पोलिमराइजेशन की जा रही है सल्फ्यूरिक एसिड के बेस में, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, एडिशन पोलिमराइजेशन होगी, और ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड, जो एक पॉलीमर है या ट्राइमर है। एसिटिक एसिड के वेपर को MnO2 से पास किया जाए तो 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे एसिटिक, तो ये दिस इज CH3COOH, ठीक है, तो दिस इज नॉट सैक प्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज एसिटिक एसिड। यहाँ से क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, वाटर लिबरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा, और हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद इथेनॉल की हीट किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, एक्सिस में हीट किया जा रहा है। तो जब एक्सिस में हम लेंगे तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा और डाइथाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो अगर एक्सिस में आप नहीं लेंगे, तो अगर आप 1 मोल अगर आप लेंगे यहाँ पर इथेनॉल, तो आपके सामने इथीन बनेगा। नेक्स्ट सेक्शन C का सवाल है, डिटेल क्वेश्चन आंसर है, और आपको पता है 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, एक ऑर्गेनिक से एक इनऑर्गेनिक से। तो क्वेश्चन 3 इसका है 99.99% प्योर एल्यूमिनियम को बनाना है बॉक्साइट ओर से, जिसमें सिलिका और Fe2O3 दोनों इम्प्योरिटीज़ के तौर पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके स्टेप्स होंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हॉल्स मेथड के थ्रू हम यहाँ पर रिफाइन करेंगे, इम्प्योरिटी रिमूव करेंगे, क्योंकि जब दोनों इम्प्योरिटी होती हैं तो हॉल्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये हॉल्स मेथड की यहाँ पर जो है वो मैंने वर्डिंग्स वगैरह लिख दी हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो याद कर सकते हैं।
उसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा। ठीक है, अच्छा ये सब तो इसी में चल रहे हैं। सबसे पहले प्योरीफिकेशन की जा रही है। ये प्योरीफिकेशन में हमारे पास 3 रिएक्शंस होते हैं, हमारे पास एल्यूमिना हासिल हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वो एल्यूमिना की, तो और ये हमारे पास ये आंसर्स हैं। कंस्ट्रक्शन होती है, हॉल हेरोल्ड सेल बनता है, उसकी वर्किंग फिर इसमें लिखनी है। उसके बाद 99% प्योर एल्यूमिनियम आपको उसमें ऑब्टेन हो जाता है। देन उसके बाद रिफाइनिंग करते हैं 19.99% प्योर के लिए। उसके लिए फिर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया जाता है जिसको हुप सेल कहते हैं, और उसकी वर्किंग वगैरह फिर लिखनी है। कंपोजिशन हर लेयर की 3 लेयर उसमें होती है, अपर लेयर, मिडिल लेयर, लोअर लेयर, उसके बारे में डिटेल बताती हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या चला है वो बताना है। तो बेटा ये सारी चीज़ें मैंने मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ चैप्टर 4 में, तो मैं इसको यहाँ पर डिटेल में नहीं जाने वाला बस। लेकिन ये आपको मैंने आंसर्स दे दिए इसके आंसर्स क्या होंगे। इसके बारे में फर्दर डिटेल चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरा लेक्चर वॉच करें, चैप्टर 4 पे जो है। क्वेश्चन 4 है, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट स्टेजेस लिखे हुए हैं ABCD, और उसमें बताना है डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, किस स्टेज में क्या हो रहा है। तो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि भाई ए के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है ये बताना है। तो ए के अंदर हम जानते हैं ऑक्सीडेशन और अमोनिया की एनओ में कैटालिटिक चैम्बर के अंदर, तो फिर वो उसमें बतानी है। तो ऑक्सीडेशन चैम्बर फिर बताना है क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन चैम्बर में। ठीक है, तो ये हमारे पास सी और डी में क्या प्रोसेस हो रहा है ये बताना है। तो सी में ऑक्सीडेशन हो रही है नाइट्रिक ऑक्साइड की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। डी में क्या प्रोसेस हो रहा है ये बताना है, तो उसमें प्योरीफिकेशन की जा रही है। फॉर्मेशन हो रही है नाइट्रिक एसिड की, और किस तरह से 98% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होगा उसके लिए जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू वो किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये आंसर्स आपको सारे यहाँ पर सामने दिख रहे हैं स्लाइड्स में, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये PDF डाउनलोड कर लें डायरेक्टली जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इजीली आप ये कंप्लीट आंसर्स इसके लिखकर फुल मार्क्स गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ गोल्ड इज डिसॉल्व्ड इन एक्वा-रिजिया, राइट इक्वेशंस ओनली। गोल्ड कैसे डिसॉल्व होता है एक्वा-रिजिया में, तो पहले तो एक्वा-रिजिया बनाना होता है। नाइट्रिक एसिड और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोसिल क्लोराइड, नेसेंट क्लोरीन और वाटर बनता है। नेसेंट क्लोरीन गोल्ड से रिएक्शन करके ऑरिक क्लोराइड बनाता है। फिर ये AOCl3 HCl से रिएक्शन करके एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि गोल्ड के डिजॉल्व कर लेता है एक्वा-रिजिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको लिखने के नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारी चीज़ें याद करने की है, मैंने इसकी डिस्कशन चैप्टर 5 के लेक्चर में की भी है। चैप्टर 5 से आया ये पूरा टॉपिक। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, नोट्स से याद भी कर लीजिएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है SN1 SN2 का मैकेनिज्म को बताना है और इक्वेशन लिखनी है इन 3 कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो 9 मार्क्स का ये है। तो SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर जो है वो मैंने लिखा हुआ है। तो SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैकेनिज्म में सामने मौजूद है, मैकेनिज्म को आप देख लें। डिटेल में नहीं जा रहा इसकी, मैं इसकी डिटेल जो है वो लेक्चर में पहले ही मैं दे चुका हूँ। बस ये जानते हैं कि SN जो 2 रिएक्शन होता है 1 स्टेप में होता है। एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी निकलता है और जो लिविंग ग्रुप है वो निकलता है हेलोजन, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट आते हैं जिसके पास कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। मॉलिक्युलरिटी वगैरह लिख दें, कंक्लूजन लिख दें। SN1 में भी सेम ये सारी चीज़ें करें। डबल स्टेप होगा, एक स्टेप में कार्बोनियम आयन जनरेट होगा और एक स्टेप में उसके बाद जो है वो क्या होगा कि इसमें अटैक मारेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वही मॉलिक्युलरिटी, कंक्लूजन, ये सब भी आप उसके लिख दें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि ये 3 चीज़ें बनानी थी SN1 SN2 बताने के बाद। तो इथाइल मर्सेप्टन बनाना है तो इथाइल क्लोराइड का KSH से रिएक्शन कराएं तो HCl से रिएक्शन करेगा, ये KCl से रिएक्शन करेगा और ये C2H5 SH से रिएक्शन कर लेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बन जाएगा इथाइल मर्सेप्टन। इस तरह से डाईथाइल ईथर बनाना है तो सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करा दें इथाइल क्लोराइड का, तो NaCl बन जाएगा और ये C2H5 पूरा ही जो C2H5 से मिलेगा डाईथाइल ईथर या IUPAC में इथॉक्सी इथेन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इथाइल साइनाइड बनाना है तो इथाइल साइनाइड का सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करा दें, NaCl बनेगा और साथ में C2H5CN के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो इथाइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 6 है नेचर्ड, डीनेचर्ड और एब्सोल्यूट अल्कोहल को बताएं क्या होता है, फर्मेंटेशन के बारे में बताएं और किस तरह इथाइल अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है स्टार्च और मोलेसिस के थ्रू। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 9 मार्क्स का। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट के पहले बता दें कि टॉक्सिक होता है और इसमें इथेनॉल के साथ मिथेनॉल की और वाटर के कुछ कंटेंट होते हैं, तो ये बता दिया आपने आंसर में। एब्सोल्यूट अल्कोहल 99.9% प्योर होता है, इसके बारे में बता दिया आपने।
फर्मेंटेशन उसके बाद पूरी कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी, फर्मेंटेशन क्या है और स्टार्च की फर्मेंटेशन से किस तरह से अल्कोहल को बनाया जा सकता है, इसकी डिटेल मैंने अपने चैप्टर 9 के लेक्चर में दी हुई, अल्कोहल्स के लेक्चर में, वहाँ देख लीजिएगा। तो इसके फर्दर स्टेप्स होते हैं, पहले स्टार्च माल्टोज बनता है, देन ग्लूकोज बनता है, देन वो ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इस तरह मोलाइसिस से करेंगे तो मोलाइसिस में हम यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन केन सिरप लेते हैं यहाँ पर। तो पहले सक्रोज को 2 ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, ये सब एंजाइम के बिजनेस में होता है। देन उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट्स में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 है कि सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट बताना है जब वो किसी बेंजीन रिंग पे जाकर अटैच हो जाएगा। तो मतलब ओरिएंटेशन बेंजीन का टॉपिक है और एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड और NP नाइट्रोटोलिन आपको बनाना है। तो रिएक्टिविटी का इफेक्ट बताना है कि रिएक्टिविटी के लिहाज से 2 इफेक्ट होते हैं, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? जिन पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, वो सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उसको मोर रिएक्टिव बना देते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं होते हैं, वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग से और बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, लेस रिएक्टिव बना देते हैं। फिर डायरेक्टिंग इफेक्ट के लिहाज से बात करें तो 2 तरह के डायरेक्शंस होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं। जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले हैं वो सारे के सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हैं, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाले होते हैं वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टर होते हैं, जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशंस पर डायरेक्ट करवाते हैं। देन हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट मॉडल पेपर का जो है वो सॉल्यूशन है। तो ये आप PDF इसके लिंक मैं दे दूंगा, 153 स्लाइड्स टोटल इसके अंदर हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआ में ख़ास ख्याल रखें, अपने याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।